मूवी की शुरुआत होती है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर पाई को दिखाया जाता है। फिर एक दिन पाई से मिलने एक राइटर आता है। इस राइटर को असल में पाई के मामा जी ने भेजा होता है, क्योंकि पाई के पास सुनाने के लिए एक ज़बरदस्त कहानी थी जो कि इस राइटर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। और वो कहानी पाई की अपनी लाइफ की है। जब पाई से मिलने वो आता है तो वो उससे सबसे पहले पाई से इसके नाम के बारे में पूछता है कि आखिर आपका नाम पाई क्यों है। तभी सुनकर पाई यहाँ पर बताता है कि इस दुनिया में हर इंसान के अलग अलग शौक़ हैं। पाई के मामा जी को स्विमिंग पूल का बहुत शौक़ था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम पाई में मामा जान ने ही रखा है और ये नाम असल में स्विमिंग पूल से इंस्पायर्ड था। वो बताते हैं कि मुझे असल में पाई पैटल नाम मिला था, लेकिन स्कूल में मुझे इस नाम से काफ़ी परेशान किया जाता था। फिर एक दिन स्कूल में पाई ने टीचर के कहने पर एक मुश्किल पाई के क्वेश्चन को सॉल्व किया और बस मैंने तब ही से अपना नाम पाई रख लिया। फिर वो बताते हैं कि जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मर्स भी रहा करते थे। इसके बाद पाई अपनी मदर के बारे में बताते हैं कि वो काफ़ी अच्छी और रिलीजन लेडी थी और मैं गॉड पर इतना बिलीव इसी वजह से करता था क्योंकि मेरी मदद बहुत करती थी, लेकिन बचपन में मुझे अपने रिलीजन के बारे में नहीं बताया गया था। और वैसे भी जब किसी इंसान को इसके रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता फिर वो अलग अलग रिलीजन की चीज़ों को अडॉप्ट करता है और बस मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मैं दूसरे रिलीजन पर अमल करता था और इसी वजह से मैंने सीखा कि गॉड से प्यार कैसे किया जाता है। लेकिन मेरे फादर का रिलीजन कुछ और था। एक दिन मेरे फादर ने मुझसे कहा कि बेटा तुम ऐसे ही अलग अलग रिलीजन पर यकीन करते रहे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम किसी एक रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। तभी ये सुनकर पाई की मदर कहती हैं कि पाई अभी काफ़ी छोटा है, वो किसी भी गॉड से प्यार करे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद पाई बताते हैं कि मेरे फादर के पास एक ज़ू था जहाँ पर हर तरह के जानवर उन्होंने रखे हुए थे। वो बचपन ही से बहुत करीब से इन जानवरों को देखता आया हो। मेरा ख्याल था कि जानवर इंसान के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं और बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये बात हर जानवर के लिए नहीं है, यानी हर जानवर इंसान का दोस्त नहीं बन सकता। एक दिन मैंने अपने बचपन में टाइगर को खाना खिलाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब मैं इस टाइगर को खाना खिला रहा था तो तभी मेरे फादर ने मुझे देख लिया। तभी ये देखकर मेरे फादर ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि तुम ये क्या बेवकूफ़ी करने वाले थे, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तभी मेरे फादर ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया। उन्होंने इस टाइगर के सामने एक बकरी के बच्चा बांध दिया। मेरे फादर ये दिखाना चाहते थे कि जंगली जानवर कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते और ये बात साबित भी होगी। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरह वो टाइगर बड़ी बेरहमी से बकरी को खा गया। इस बात से मुझे पता चल गया कि जंगली जानवर इंसानों के दोस्त नहीं बन सकते। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटा बड़ा हो चुका है। वहाँ पर पाई को एक लड़की पसंद आ जाती है जो इसकी दोस्त बन जाती है। अब वो एक दिन अपनी दोस्त को अपना ज़ू दिखाने के लिए लाता है। अब यहाँ ज़ू के बाकी जानवर तो इन्हीं के थे मगर ज़मीन वो इनकी नहीं थी, इसी वजह से बहुत जल्द इन्हें वो जगह खाली करना होती है। फिर खाना खाते हुए पाई के फादर इन्हें बताते हैं कि बहुत जल्द हम दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और इन सभी जानवरों को हम बेच देंगे। अब इस बात के लिए पाई राज़ी नहीं होता क्योंकि वो अपनी दोस्त को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी फैमिली को कभी भी ये बात बता नहीं सका। इस वजह से उसे अपनी फैमिली के साथ इस शहर और इस दोस्त को छोड़कर जाना ही पड़ता है। फिर जब ये लोग शिप के ज़रिए जा रहे होते हैं तो ये खाना खाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ वेज और नॉन वेज को लेकर पाई के फादर और शेफ़ की बहस हो जाती है। वहाँ पर एक दूसरा पैसेंजर इन्हें अपना खाना ऑफ़र करता है। रात के टाइम पाई के फादर सभी जानवरों को बेहोशी की दवाई देते हैं। वो बताते हैं कि मैंने इसलिए ये सब किया क्योंकि समंदर का सफ़र सभी जानवरों के लिए काफ़ी दर्दनाक होता है। इस वजह से इन्हें बीमारी भी हो सकती है और वॉमिट्स भी लग सकती हैं, तो इनके लिए बहुत बेहतर है कि इन्हें बेहोश कर दिया। फिर पाई बताते हैं कि हम उस टाइम समंदर के सबसे खतरनाक हिस्से में थे। जब उस सभी सो जाते हैं तो काफ़ी शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती है और इस वजह से मैं बाहर आ जाता हूँ। बाहर काफ़ी तेज़ तूफ़ान आ रहा था। पहले तो मैं उसे एंजॉय करता रहा, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो सारा पानी शिप के अंदर आ गया है। फिर मुझे याद आया कि मेरी फैमिली तो अंदर ही है। फिर मैंने शिप के उस हिस्से में गया जहाँ मेरी फैमिली थी। फिर मैं भागकर जल्दी से ऊपर आया जहाँ पर और भी लोग थे। मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ मेरी फैमिली को बचा लो। वो सारे तो
लोग तो लाइफ बोट निकालने में बिजी थे। इनमें से एक ने मुझसे कहा कि अब जल्द अज जल्द इस लाइफ बोट पर बैठो, यहाँ से निकलो। लेकिन मैं अपनी फैमिली के बगैर बोट पर जाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं इस बोट पर जाकर गिर गया, क्योंकि तूफ़ान बहुत तेज़ था और इससे मेरी बोट काफ़ी आगे आ गई और मैं बिल्कुल अकेला ही था इस बोट पर। फिर मैं इस बोट से कूद गया। फिर मैंने इस शिप को ढूंढने की कोशिश की जिसमें मेरी फैमिली थी, लेकिन मैंने देखा कि वो शिप पानी में डूबती ही जा रही है और अब मेरे पास इस लाइफ बोट पर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे अलावा और कोई भी है जो कि बिल्कुल मेरी ही तरह बचने की कोशिश कर रहा है। और जब उसे बचाने गया तो तब मैंने देखा कि ये तो वही टाइगर है और वो भी इस बोट पर आ चुका है। अब देखते ही देखते सुबह हो गई। हम देखते हैं कि तूफ़ान अभी भी नहीं रुका और अब मैंने सोचा कि मुझे बोट का पानी निकाल लेना चाहिए। और अब बोट पर मेरे अलावा एक ज़ेब्रा भी था और वो बेचारा ज़ख्मी, क्योंकि उसका पाँव टूटा हुआ था। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे पास इस बोट में एक वुल्फ भी पहुंच जाता है। फिर मैंने समंदर में एक चैंपियन भी देखा। मैंने इसकी मदद की और उसे बोट पर ले आया। अब वो वुल्फ अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं पाता, इसलिए वो ज़ेब्रा पर हमला कर देता है। हालांकि मैंने इस ज़ेब्रा को काफ़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब वो वुल्फ उसे मार चुका था और इसने खा लिया था। वुल्फ ने ज़ेब्रा को मारने के बाद अगले दिन वो वुल्फ इस चैंपियन पर भी हमला कर देता है उसे खाने के लिए। अब मैंने इस बार भी इस चैंपियन को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकाम रहा, क्योंकि वो वुल्फ उसे भी खा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे खाए तभी अचानक से बोट के अंदर से वो टाइगर बाहर निकलता है और एक ही झटके से उसे मार डालता है। मैं फ़ौरन इस बोट से उतर गया, क्योंकि अगर टाइगर को भूख लगती तो वो मुझे भी खा लेता। और अब तक मुझे शिप से अलग हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मैं समंदर के बीचों बीच फंसा हुआ था। बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं था, इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान था। और तो कोई और रेस्क्यू टीम भी मुझे बचाने के लिए नहीं आ रही थी। और मैं समंदर में ही बोट में एक टाइगर के साथ था, यानी कि एक जंगली जानवर के साथ, जो कभी भी मुझ पर हमला कर सकता था। अब इस बोट में मुझे थोड़ा पानी का सामान और खाने का सामान मिल जाता है। पानी के कुछ कैन भी मिल जाते हैं, लेकिन वो पानी बहुत कम था, ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं था। पाई को वहाँ पर एक बुक भी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि अगर आप समंदर पर फंस जाएं तो आप किस तरह खुद को बचाएंगे। अब पाई भी इन चीज़ों पर अमल करने लगता है, यानी कि गाना गा कर अब वो अपने दिल को बहलाता है और कुछ ना कुछ करके अपने आप को मसरूफ़ रखता था। वो खुश रहने की पूरी कोशिश करता। उस रात पाई अपने पास को महसूस करता है, यानी कि वो बहुत इमोशनल हो चुका था और अपनी मदर को याद करता है, जो कि उसे बताती हैं कि बेटा हमेशा हिम्मत मत हारना और अपने भरोसे को टूटने मत देना। अगर तुम में उम्मीद होगी और भरोसा होगा तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यहाँ पर पाई के पास लिखने के लिए एक बुक भी थी और पेंसिल भी थी। वो लिख कर लोगों को अपनी मैसेज पर भेजता था, इस उम्मीद पर कि शायद कोई तो आएगा इसकी उम्मीद करने के लिए। वो लिखता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए, मैं यहाँ फंस चुका हूँ। आगे पाए बताते हैं कि मुझे इस बोट में मैप भी मिला था, लेकिन मुझे तो मैप पढ़ना ही नहीं आता था। इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। यहाँ पर पाए अब टाइगर के बारे में सोचता है कि अगर मैंने इस भूखे टाइगर का पेट नहीं भरा तो वो मुझे भूखा टाइगर अपना पेट भरने के लिए मुझे मार देगा। यहाँ पाई के पास खाने के लिए बिस्किट और पीने के लिए पानी था, लेकिन इस टाइगर को खिलाने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। इसलिए मैंने फ़िशिंग करना शुरू कर दी। फिर एक दिन मैं इस टाइगर के लिए पानी भी लाया। फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, मुझे इस टाइगर के साथ रहना सीखना होगा और तब ही तो मैं अपने रेस्क्यू बोट पर रह सकता हूँ, जो कि मैंने बाद में खुद बनाई है। फिर एक दिन इस टाइगर की भूख बर्दाश्त से बाहर होगी, इसलिए वो मछली खाने के लिए अपने पानी में कूद गया। लेकिन जब उसे पानी में कोई नहीं मिलता तो उसकी नज़र पाई पर पड़ती है, इसलिए अब वो पाई को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब पाई इसी टीम रेस्क्यू बोट में था, लेकिन फिर वो अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट पर चला जाता है। अब जो रेस्क्यू बोट जो उसने बनाई थी वो उसे भी अपनी तरफ खींच लेता है। अब वो टाइगर भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाई इस टाइम बहुत ही गुस्से में था, इसलिए वो टाइगर को मार नहीं पाता, क्योंकि चलो जो भी था वो इतने दिन से टाइगर के साथ ही तो रह रहा था। वो इस टाइगर की मदद करता है और उसे भी बोट पर चढ़ा लेता है। फिर काफ़ी दिनों बाद उसे मछली मिलती है। पाई के पास और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस मछली को मार देता है, उसे भी टाइगर को खिला देता है। इसके बाद पाई आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर पाई के
पाई ने कभी भी सोचा नहीं था कि इसका सामना एक वेल से होगा, क्योंकि वो समंदर के बीचों बीच था। इसके आसपास बहुत सारी वेल घूम रही थी। ये सारी बहुत ज़्यादा थी। इनका कलर ब्लू था और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। और फिर एक वेल समंदर से बाहर आती है और उसके एक ही झटके से पाई की बोट पलट जाती है। पाई अपनी एक एक दिन इस बोट पर गिन गिन कर गुजार रहा था। अब एक दिन वो लोग एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर इनका सामना बहुत ज़्यादा मछलियों से होता है, क्योंकि वहाँ आसपास पानी में बहुत ज़्यादा मछलियाँ थी और वो सारी मछलियाँ वहाँ पर उड़ रही थी। इसलिए अब इनकी बोट पर काफ़ी सारी मछलियाँ आ जाती है और अब पाई और टाइगर दोनों इस लाइव बोट पर थे। फिर वो दोनों ही इन मछलियों को हासिल करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि पाई के पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो टाइगर भी भूखा था, क्योंकि बोट का सारा खाना गिर गया था। और पाई इस टाइगर को डराता था और उसे दूर भगाता और ये हैसियत जमाता कि जैसे वो सारी मछलियाँ ये सारा खाना मेरा है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जब इंसान मजबूर होता है तो बेबस होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पाई वेजिटेरियन था, इसलिए अब ये जानता था कि इन मछलियों को खाना ही पड़ता है सरवाइव करने के लिए। वो समझता है कि ऐसे तो गुजार नहीं होगा, यानी कि मैं अलग बोट पे हूँ और टाइगर अलग बोट पे। इस वजह से जैसे तैसे करके मुझे इस टाइगर के साथ ही रहना होगा। इसलिए पाई उस टाइगर को ट्रेन करता है और देखते ही देखते काफ़ी टाइम गुजर जाता है। इस वजह से इन दोनों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इस रात पाई अपनी यादों में बहुत ज़्यादा खो जाता है, अपनी फैमिली को याद करता रहता है और फिर फैमिली को देखकर इसके अंदर उम्मीद पैदा होती है। अब पाई के पास जो पेंसिल थी वो भी इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी कि उससे लिखा भी नहीं जाता। फिर भी वो पाई उससे लिखता है। एक रात इतना ज़्यादा तूफ़ान आता है कि इसकी जो छोटी बोट होती है वो डूब जाती है। साथ ही साथ लाइव बोट का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। पाई टाइगर से कहता है कि देखो, गॉड भी हमारी हेल्प करना चाहते हैं। फिर अगली सुबह हम इन दोनों को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। टाइगर का तो बहुत बुरा हाल था कि वो बस मरने ही वाला था। पाई इस टाइगर के पास जाता है, इसके सर पर हाथ फेरता है, यानी कि वो टाइगर इतना कमज़ोर था, इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि पाई को मारने ना तो दूर वो तो उठ भी नहीं सकता। यहाँ पर पाई इसका सर अपनी गोद पर रख लेता है और रोने भी लगता है। दोनों मिलकर अपने सामने एक आखिरी टाइम देख रहे थे, लेकिन जैसा कि पाई ने कहा था कि गॉड इनकी हेल्प करना चाहता है, तो अगले दिन वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो आइलैंड एक ऐसा आइलैंड था जो कि पूरी तरह से हरा भरा था। यहाँ इनके लिए पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना भी था, यानी कि वो सरवाइव कर सकते थे। लेकिन जो हैरत करने वाली बात थी वो ये थी कि वो पूरा आइलैंड नेवलों से भरा हुआ था। जैसे ही वो टाइगर वहाँ पर आता है वो इन नेवलों को खाने लगता है। यहाँ पर पाई के पास भी खाने के लिए काफ़ी सामान था, पीने के लिए अच्छा पानी भी था, फ्रूट भी थे खाने के लिए। जैसे ही रात होती है तो पाई को पता चलता है कि इस आइलैंड पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी तो ज़रूर ही है, क्योंकि वो सारे के सारे नेवले वहाँ से निकलकर ट्रीज़ पर चढ़ रहे थे। कोई अजीब चीज़ देखकर वो टाइगर भी बोट पर चला जाता है। रात के टाइम देखता है कि पूरा का पूरा पानी एसिड में बदल गया है, जिसकी वजह से मछलियाँ गल सड़ रही थी। तब ही पाई देखता है कि वहाँ ट्री पर एक फ्रूट लगा हुआ है। जैसे ही पाई इस फ्रूट को खोलता है तो देखता है कि इसके अंदर एक इंसानी दांत पड़ा हुआ है। तो तब पाई इस राइटर को बताते हैं कि असल में जो आइलैंड था वो कोई मामूली आइलैंड नहीं था, बल्कि वो कैनिबल आइलैंड था, यानी कि जो इंसानों और जानवरों का शिकार करके इनको खाता है। यानी दिन में वो आइलैंड जितना खूबसूरत है, रात में इस जैसा ख़तरनाक आइलैंड कोई भी नहीं। अगर गलती से इंसान यहाँ पर आ जाता है तो मरने के अलावा इसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगले दिन पाई अपनी बोट पर वो सारा खाने का सामान रख लेता है और सोचता है कि अगर वो इस आइलैंड पर रुका तो इस आइलैंड का शिकार हो जाएगा और वो इस टाइगर को भी वहाँ नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इस टाइगर के लिए भी सारे नेवले रख लेता है। जब पाई सीटी बजाता है तो देखते ही देखते वो टाइगर भागकर फ़ौरन से ही इसके पास आ जाता है। हालांकि वो टाइगर एक जानवर था, लेकिन वो भी ये जानता था कि आइलैंड पर रुकना मौत को गले लगाने के बराबर है। कुछ और दिन सफ़र करने के बाद वो एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तब वो टाइगर वहां से उतरता है और आइलैंड की तरफ जाने लगता है, लेकिन पाई की हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो नीचे गिर रहा होता है। वो सोचता है कि जाने से पहले वो टाइगर मुझसे बात करेगा, यानी इतने दिन साथ रहने के बाद तो हमारे दरमियान कोई ना कोई बॉन्ड तो बन ही गया होगा। अगर वो टाइगर मुझसे बात ना करे तो कम से कम एक बार मुझे पलट कर ज़रूर देखेगा। यहाँ पर पाई बताते हैं कि मैं यहाँ पर बच्चों की तरह रोने शुरू हो जाता, इसलिए नहीं कि उसे एक बीच मिल गया था, उसे एक आइलैंड मिल गया था, इस वजह से कि उस टाइगर ने एक बार भी मुड़कर इन्हें नहीं देखा और वो टाइम
वैसे भी कितना दुख बड़ा होता है जब किसी को आप गुड बाय भी नहीं कह सकते। फिर पाई बताते हैं कि मैं इस आइलैंड पर वो आखिरी पर्सन था जो कि सर्वाइवल था, यानी कि ज़िंदा बच गया था, और इसलिए मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी से कुछ लोग भी आए थे। मैंने इन्हें हर बात बताई जो कि मैं इनको बता सकता था, लेकिन उन्हें मेरी बात पर कोई यकीन ना आया। वो मुझे कहने लगे कि भाई कोई ऐसी बात बताओ कि जिन पर हम यकीन भी कर सके। तब ही मैंने इन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई कि जिसमें यकीन कर सके, और इस कहानी में इनके साथ कोई जानवर नहीं बल्कि इनकी अपनी फैमिली थी। और फिर राइटर इनसे पूछते हैं कि फिर क्या उन्होंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। फिर वो बताते हैं कि वो पॉलिसी मेरे पास आज तक पड़ी हुई है। जब वो राइटर उसको खोल के देखता है तो उसमें एक पेपर था जिस पे लिखा था एक लड़का 227 डेज़ तक समंदर के अंदर रहा, वो भी अकेला नहीं बल्कि एक टाइगर के साथ। यानी कि ये वो कहानी थी जो पाई अभी अभी सुना रहे थे, यानी कि उनकी अपनी कहानी। ये सुनकर राइटर काफ़ी हैरान होता है। इसके बाद वो राइटर पाई से पूछता है कि तुम्हें इसमें से कौन सी कहानी अच्छी लगी, तुम्हारी फैमिली वाली या फिर उस टाइगर वाली। तब पाई कहते हैं कि टाइगर वाली, यानी कि वो कहानी जिसमें टाइगर था। तभी वहाँ पर पाई की फैमिली आ जाती है, यानी कि इसकी वाइफ और इसके बच्चे। पाई कहते हैं कि मेरी इस फैमिली से मिलो, यानी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन भाई में से कोई नहीं बचा और अब ये मेरी फैमिली है। यहाँ राइटर पाई से पूछता है कि क्या मैं आपकी कहानी लिख सकता हूँ। तब पाई कहता है कि शायद मेरे मामा जी ने आपको यहाँ पर इसी वजह से भेजा है, तो लिख सकते हैं। ये कहने के बाद पाई वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।